क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी एक रिसर्च इंसान की एक छोटी सी गलती की वजह से धरती पर एक ऐसा काल बन जाएगी जो हंसते खेलते शहरों को पल भर में श्मशान बना दे। एक ऐसा वायरस जो किसी सीधे सादे जानवर के अंदर जाते ही उसे एक अजय, बेकाबू और गगनस्तर में बदल देता है। आज की कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे खौफनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती दी और बदले में इंसानियत को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष के सन्नाटे से होती है, जहां पृथ्वी के चक्कर काट रहे एक सीक्रेट स्पेस स्टेशन एथना 1 के अंदर चीख पुकार मची हुई है। मिशन कंट्रोल से लगातार कॉल आ रही है, लेकिन वहां का मंजर दिल दहला देने वाला है। डॉक्टर एटकिंस बेहद डरी हुई आवाज में बताती हैं कि उनका पूरा क्रू मारा जा चुका है और स्पेस स्टेशन का ढांचा पूरी तरह से तबाह होने वाला है। कंट्रोल रूम से उन्हें तुरंत ऑर्डर मिलता है कि वह भागने से पहले लैब में जाकर उन बेहद कीमती कैनिस्टर्स यानी रिसर्च सैंपल्स को सुरक्षित करें। लेकिन डॉक्टर एटकिंस आगे बढ़ने से हिचकिचाती हैं क्योंकि टेस्ट सब्जेक्ट पिंजरे से आजाद हो चुका है। जब मिशन कंट्रोल कहता है कि वह सब्जेक्ट महज एक चूहा ही तो है, तो डॉक्टर का जवाब रूह कंपा देता है। अब वह सिर्फ एक चूहा नहीं रहा। एनर्जियन कॉरपोरेशन की बेरहम मालकिन क्लेयर वाइडन स्पेस स्टेशन को पूरी तरह लॉक करने की धमकी देती है और साफ कह देती है कि या तो रिसर्च के सैंपल्स के साथ वापस आओ या वहीं मरने के लिए तैयार रहो। मजबूरी में डॉक्टर एटकिंस तबाही के बीच उस लैब में घुसती है और 3 खतरनाक जेनेटिक कैनिस्टर्स को अपने हाथ में लेती हैं। जैसे ही वह एस्केप कैप्सूल की तरफ भागती है, वह उस विशाल खूंखार चूहे को दिखाई देती है जो सामान्य आकार से सैकड़ों गुना बड़ा और हिंसक हो चुका है। डॉक्टर किसी तरह कैप्सूल का दरवाजा बंद करती है, लेकिन वह विशाल चूहा उस कैप्सूल पर हमला करता है। डॉक्टर एटकिंस किसी तरह स्पेस स्टेशन से बाहर निकल जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैप्सूल के अंदर दबाव बढ़ने के कारण एक भयानक ब्लास्ट होता है और वह कैप्सूल फट जाता है। डॉक्टर एटकिंस की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन वे 3 जेनेटिक कैनिस्टर्स री एंट्री के भारी दबाव को झेलते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ आग के गोलों की तरह बढ़ने लगते हैं। इधर धरती पर सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के शांत माहौल में हमें डेविस ओकोए नाम का एक शख्स दिखाई देता है जो जानवरों का एक बेहतरीन एक्सपर्ट और पूर्व आर्मी ऑफिसर है। डेविस इंसानों से ज्यादा जानवरों की भाषा और उनके जज्बात को समझता है। आज वह अपने नए इंटर्न्स को ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें समझा रहा है कि जंगली जानवर कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। तभी गोरिल्लाओं के बारे में एक नया युवा गोरिल्ला पावो अपनी ताकत दिखाने के लिए चिल्लाने लगता है। माहौल में अचानक तनाव बढ़ जाता है और पावो गुस्से में एक डरे हुए इंटर्न कॉर्नर पर हमला करने के लिए दौड़ता है। कॉर्नर जान बचाने के लिए चीखता है, लेकिन तभी वहां इस सैंक्चुअरी का सबसे खास जीव एंट्री लेता है। यह है जॉर्ज, एक बेहद दुर्लभ, समझदार और शांत स्वभाव का एल्बिनो गोरिल्ला जिसे डेविस ने बचपन में शिकारियों के चंगुल से बचाया था। जॉर्ज बीच में आकर पावो को एक ही झटके में डराकर पीछे धकेल देता है। मगर उसी रात अंतरिक्ष से वे 3 कैप्सूल पृथ्वी पर गिरते हैं। पहला कैप्सूल एक घने जंगल में गिरता है, जहां एक भेड़िया उसकी जहरीली गैस की चपेट में आ जाता है। दूसरा कैप्सूल समुद्र की गहराइयों में समा जाता है, जिसे एक खूंखार मगरमच्छ निगल लेता है। सबसे खतरनाक कैप्सूल सीधे जॉर्ज के घर आकर गिरता है और जॉर्ज उस गैस को सांस के जरिए अपने अंदर खींच लेता है। अगले दिन सुबह जब डेविस सैंक्चुअरी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जॉर्ज अपने बाड़े में नहीं है, बल्कि वह भालू के पिंजरे में घुस चुका है। जब डेविस अंदर जाता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां सैंक्चुअरी का सबसे खूंखार ग्रिजली भालू मरा हुआ पड़ा है। जॉर्ज पिंजरे के कोने में बैठा हुआ बुरी तरह डर से कांप रहा है। डेविस धीरे धीरे जॉर्ज के पास जाता है और गार्ड्स को अपनी बंदूकें नीचे करने को कहता है। जॉर्ज साइन लैंग्वेज में रोते हुए बताता है कि वह बहुत डरा हुआ था और उसने अनजाने में उस भालू की गर्दन तोड़ दी। डेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविस की नजर जॉर्ज के शरीर पर पड़ती है। जॉर्ज का आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका था। डेविस को समझ नहीं आता कि जो गोरिल्ला कल तक नॉर्मल साइज का था, वह रातों रात डबल साइज का कैसे बन गया। दूसरी तरफ एनर्जीन नाम की बायोटेक कंपनी के ऑनर्स क्लेयर वाइडन और ब्रेट वाइडन अपने डिस्ट्रॉयड स्पेस स्टेशन के लॉस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। ब्रेट पैनिक में होता है क्योंकि उनकी कंपनी का $1 बिलियन रिसर्च प्रोजेक्ट स्पेस में बर्बाद हो चुका है, लेकिन क्लेयर निश्चिंत होती है क्योंकि उसके लिए अहम बात यह नहीं होती कि स्टेशन डिस्ट्रॉय हुआ। अहम बात यह होती है कि प्रोजेक्ट रैम्पेज काम कर गया। और यहीं हमें समझ आता है कि यह कोई नॉर्मल मेडिकल रिसर्च नहीं थी। एनर्जीन सीक्रेटली स्पेस में जेनेटिक वेपन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करके एनिमल्स में अलग अलग स्पीशीज की डेडली एबिलिटीज कंबाइन कर रहे थे। ग्रोथ, स्ट्रेंथ, स्पीड, रीजनरेशन, एग्रेशन, सब कुछ एक लिविंग वेपन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। क्लेयर को पता चलता है कि सैंपल्स के कैनिस्टर्स अर्थ पर गिर गए हैं, एक वायोमिंग में, एक सैन डिएगो के पास और शायद और भी जगह। वो तुरंत अपने प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बर्ग को भेजती है ताकि कैनिस्टर रिकवर किया जा सके। अगर सैंपल किसी गलत हाथों में चला गया तो एनर्जी बेनकाब हो जाएगी। जबकि सैंक्चुअरी में डेविस के पास केट कैल्डवेल नाम की एक जेनेटिसिस्ट आती है। वो एनर्जीन से कनेक्टेड होती है और डेविस से रिकवर्ड सैंपल के बारे में पूछती है।
डेविस उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन केट जॉर्ज के सिम्पटम्स देखकर तुरंत समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वो डेविस को बताती है कि जॉर्ज रैपिड जेनेटिक म्यूटेशन का शिकार हो चुका है। उसकी ग्रोथ रेट नॉर्मल बायोलॉजी के बाहर है, उसकी ताकत बढ़ रही है, उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा है, और सबसे खतरनाक बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन रुकने वाला नहीं। यानी जॉर्ज का म्यूटेशन स्लो नहीं था, वो हर मिनट स्ट्रॉन्गर और बड़ा होता जा रहा था। डेविस का सबसे पहला सवाल होता है, क्या तुम जॉर्ज को क्योर कर सकती हो? केट कहती है कि वो ही एक इंसान है जो उसकी हेल्प कर सकती है। डेविस कुछ समझ पाता है। जॉर्ज के अंदर का म्यूटेशन तुरंत काबू से बाहर होने लगता है। वो घबराता है, उसकी बॉडी दर्द और अग्रेशन के दबाव में रिएक्ट करती है। जॉर्ज अपने पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। लोग चीखने लगते हैं, ग्लास टूटने लगता है, गार्ड्स वेपन्स रेडी कर लेते हैं। डेविस जॉर्ज के सामने खड़ा हो जाता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। जॉर्ज एक पल के लिए रुकता भी है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर सैंक्चुअरी के ऊपर आते हैं, वो जॉर्ज पर बेहोशी वाला डार्ट्स चलाता है। जॉर्ज गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो डार्ट्स की वजह से बेहोश हो जाता है, और डेविस हेल्पलेसली देख रहा होता है कि उसका दोस्त दुनिया के लिए मॉन्स्टर बन चुका है। कहानी वायोमिंग के डेंस फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट होती है। यहाँ एनर्जीन की हायर्ड मिलिट्री टीम बर्क के कमांड में क्रैश साइट पर पहुंचती है। उनका मिशन सिंपल होता है, कैनिस्टर रिकवर करो, एविडेंस क्लीन करो, और किसी को पता न चले कि ये डिजास्टर एनर्जीन की वजह से स्टार्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही बर्क और उसकी टीम जंगल में उतरते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि सिचुएशन उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। कैनिस्टर डैमेज्ड होता है, गैस रिलीज हो चुकी होती है, और आसपास भेड़ियों की लाशें पड़ी होती हैं। ये भेड़िए किसी आम शिकारी ने नहीं मारे होते। ट्रैक्स देखकर बर्क को पता चलता है कि एक इन्फेक्टेड भेड़िया ने अपने ही ग्रुप का कत्ल कर दिया है, और ये भेड़िया अब आम भेड़िया नहीं रहा। बर्क अपनी टीम को कॉन्फिडेंट रहने को कहता है। उनके पास गन्स हैं, टैक्टिकल ट्रेनिंग है, हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता कि जिस क्रिएचर का वो शिकार करने आए हैं, वो एक्चुअली उनका शिकार कर रहा है। फॉरेस्ट में अचानक साइलेंस छा जाता है। हर सोल्जर अपनी गन मजबूती से पकड़ लेता है। फिर एक हल्की सी हलचल होती है। एक साया दरख्त के बीच से गुजरती है। टीम पैनिक में फायर ओपन करती है। बुलेट्स चलती हैं, कमांड्स शाउट होती हैं, लेकिन वोल्फ इतनी स्पीड से मूव करता है कि कोई उससे प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाता। वो ट्रीज के पीछे से हमला करता है, सोल्जर्स को एक एक करके मार देता है, और उनकी स्ट्रेटजी नाकाम हो जाती है। बर्क समझ जाता है कि ये कोई एनिमल एनकाउंटर नहीं है, ये एक मैसेकर है। वो बैकअप हेलीकॉप्टर को कॉल करता है। हेलीकॉप्टर आता है, पायलट वोल्फ को स्पॉट करता है और उस पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेटेड वोल्फ एक इम्पॉसिबल जंप लगाता है और हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल को खो देता है और क्रैश हो जाता है। एनर्जीन का माहिर प्राइवेट मिलिट्री स्क्वाड कुछ मिनट्स में खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज को आखिरकार गवर्नमेंट कस्टडी में ले लिया जाता है। डेविस और केट को भी हिरासत में ले लिया जाता है। यहां एंट्री होती है एजेंट हार्वे रसेल की, जो एक मिस्टीरियस गवर्नमेंट एजेंट होता है। उसका अंदाज आम होता है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती रहती हैं। वो डेविस और केट को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों केस के सेंटर में है। डेविस सिर्फ जॉर्ज की फिक्र कर रहा है। वो रसेल से कहता है कि जॉर्ज को प्लेन पर ले जाना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जॉर्ज तेजी से बड़ा हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बदल रहा है, और सेडेटिव ज्यादा देर वर्क नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट टीम यकीन से कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। उन्होंने जॉर्ज के ग्रोथ रेट और ब्लड वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया है। डेविस जानता है कि ये यकीन उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। प्लेन में रसेल डेविस को उसकी पास्ट फाइल से जज करता है। उसे पता चलता है कि डेविस आर्मी स्पेशल फोर्सेज में था। डेविस एनिमल्स को सिर्फ स्टडी नहीं करता, उनके लिए फाइट भी कर चुका है। लेकिन रसेल केट का पास्ट भी रिवील करता है। केट एनर्जीन में काम करती थी, फिर कंपनी के हार्ड ड्राइव्स चुराने की कोशिश में जेल गई थी। डेविस चौंक जाता है। केट ने उसे सच नहीं बताया था। जब डेविस उससे डायरेक्ट पूछता है कि क्या वो जॉर्ज को क्योर कर सकती है, केट आखिरकार सच बोलती है। वो कहती है कि एनर्जीन एक जवाबदार अकादमी पर काम कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई इलाज नहीं है। एनर्जीन बिल्डिंग में क्लेयर वाइडेन अपना अगला कदम लेती है। उसके पास एक पावरफुल लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल सिस्टम होता है। यह सिग्नल जेनेटिकली इन्फेक्टेड एनिमल्स के ब्रेन को टॉर्चर करता है और उन्हें सिग्नल के सोर्स की तरफ खींचता है। क्लेयर का प्लान आम और बेरहम होता है। क्रिएचर्स को शिकागो बुलाया जाए, मिलिट्री उन्हें मार देगी और एनर्जीन उनके वेपनाइज्ड डीएनए सैंपल्स रिकवर करके बिलियंस कमा ले। जैसे ही सिग्नल एक्टिवेट होता है, जॉर्ज प्लेन के अंदर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। डेविस तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है। वो वार्निंग देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जॉर्ज सेडेटिव से बाहर आता है और प्लेन के अंदर अफरा तफरी शुरू कर देता है। सोल्जर्स फायर करते हैं, जॉर्ज दहाड़ता है। जॉर्ज एक सोल्जर को थ्रो करता है, दूसरे को कुचल देता है और प्लेन का ढांचा तबाह होने लगता है। पायलट्स मेड कॉल देते हैं। प्लेन तुरंत संतुलन खोता है। डेविस और केट अपनी सीट बेल्ट्स से फ्री होने की कोशिश करते हैं। रसेल भी बचने की कोशिश करता है। डेविस जॉर्ज को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसके ब्रेन को इतना टॉर्चर कर रहा होता है कि वो डेविस की आवाज नहीं सुन पाता। जॉर्ज मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन उसकी बॉडी और माइंड अब उसके काबू में नहीं है। प्लेन तबाह होने लगता है। डेविस केट को पैराशूट के साथ एस्केप करने के लिए फोर्स करता है। केट डर रही होती है। डेविस उसे धकेलता है, फिर रसेल को बचाकर जंप करता है। प्लेन क्रैश होता है।
और लगता है कि जॉर्ज भी उस क्रैश में मर गया होगा। लेकिन जब डेविस और केट क्रैश साइट पर होश संभालते हैं, उन्हें जॉर्ज की बॉडी नहीं मिलती, सिर्फ ट्रैक्स होते हैं और वो ट्रैक्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, यानी जॉर्ज जिंदा है। लेकिन एनर्जीन पर FBI के एजेंट आते हैं। क्लेयर उनसे बात करती है और उन्हें लैब में ले जाती है। वो एनर्जीन की हार्ड ड्राइव का डेटा की तलाशी लेता है। यहाँ डेविस और केट के बीच बातचीत होती है। डेविस बताता है कि वो लोगों से इतनी दूरी क्यों रखता है। उसने जंग देखी है, शिकारी देखे हैं और लोगों की असल शक्ल देखी है। उसने जॉर्ज को तब बचाया था जब शिकारियों ने उसकी मदर को मार दिया था। जॉर्ज एक मासूम बच्चा था और डेविस ने उसे अपनी फैमिली की तरह पाला है। केटी भी अपना सच बताती है। वो बताती है कि उसका ब्रदर बहुत बीमार था। उसने क्रिस्पर रिसर्च इसलिए की थी ताकि वो उसकी जिंदगी बचा सके, लेकिन एनर्जीन ने उसके मेडिकल कोशिश को सीक्रेटली वेपनाइज्ड DNA बनाने के लिए यूज किया। डेविस और केट डिसाइड करते हैं कि उन्हें एनर्जीन तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर एंटीडोट कहीं है तो वो क्लेयर के पास ही होगा। जबकि मिलिट्री को जॉर्ज और वोल्फ दोनों का पाथ मिल जाता है। दोनों क्रिएचर्स एक ही जगह में जा रहे होते हैं, शिकागो। एक गोरिल्ला और भेड़िया साथ सफर नहीं करते, वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन यहां दोनों एक ही सिग्नल की तरफ खींच रहे हैं। डेविस मिलिट्री कमांडर को वार्न करता है कि बुलेट्स, टैंक्स और आम हथियार काम नहीं आएंगे। ये क्रिएचर्स रीजनरेट कर सकते हैं। इनकी ताकत और रफ्तार पेचीदा है। अगर शिकागो खाली नहीं किया गया तो हजारों जिंदगियां खतरे में होंगी। लेकिन मिलिट्री डेविस की बात नहीं सुनती। उनका प्लान होता है क्रिएचर्स को शहर के बाहर क्वेरी में ट्रैप करके हैवी फायर पावर से खत्म कर देना। डेविस जानता है कि यह प्लान नाकाम होगा और जैसे ही मिलिट्री जाल सेट करती है, जॉर्ज और भेड़िया किल जोन में एंटर करते हैं। हेलीकॉप्टर्स तैयार होते हैं, मिसाइल्स लॉक होते हैं, सोल्जर्स पोजीशंस लेते हैं, कमांड मिलता है, फायर ओपन होता है, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। सबको लगता है कि वो जीत गए हैं, लेकिन धूल खत्म होने से पहले ही असली खौफ शुरू होता है। जॉर्ज और भेड़िया जिंदा होते हैं। फिर रेडियो पर खामोशी छा जाती है। डेविस और केट को मिलिट्री कस्टडी से निकाला जा रहा होता है, लेकिन डेविस जानता है कि अगर वो यहाँ रुक गया तो शिकागो तबाह हो जाएगा। वो गार्ड्स को आराम से कहता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब गार्ड्स जबरदस्ती करते हैं, डेविस अपनी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उन्हें जल्दी से डिसेबल कर देता है। अब उन्हें शिकागो पहुंचना है। दोनों एक हेलीकॉप्टर ढूंढने निकलते हैं। केट सुझाव देती है कि हॉस्पिटल के पास चॉपर हो सकता है। डेविस उस आइडिया को एक्सेप्ट करता है और दोनों तेजी से मूव करते हैं। लेकिन जब वो चॉपर तक पहुंचते हैं, एजेंट रसेल उनके सामने आ जाता है। इस बार वो उन्हें अरेस्ट करने नहीं बल्कि उन्हें चॉपर की चाबियां देता है। रसेल उन्हें वार्न करता है कि वक्त बहुत कम है। अगर क्रिएचर्स शिकागो पहुंच गए तो मिलिट्री खतरनाक एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करेगी। डेविस हेलीकॉप्टर उड़ाता है। मिलिट्री शिकागो में हैवी एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करने की तैयारी करती है। रसेल सीक्रेटली डेविस को बता देता है। सिविलियंस सड़कों पर भाग रहे होते हैं। पुलिस नाकेबंदी लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने बड़े शहर को मिनटों में खाली करना मुमकिन नहीं होता। जॉर्ज और भेड़िया शहर के अंदर एंटर करते हैं। डेविस और केट हेलीकॉप्टर से तबाही देखते हैं। भेड़िया बिल्डिंग्स के बीच से छलांग लगाता है। जॉर्ज गाड़ियों और मिलिट्री व्हीकल्स को रास्ते से हटा देता है। दोनों का निशाना सिर्फ एक है, एनर्जीन बिल्डिंग से निकलने वाली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। उन्हें ना सिविलियंस की परवाह है ना सोल्जर्स की। वो सिर्फ उस आवाज को रोकना चाहते हैं जो उनके दिमाग को टॉर्चर कर रही है। लेकिन शिकागो के लिए हालात और भी भयानक होने वाले होते हैं। मिलिट्री राडार नदी में एक और जाइंट हरकत डिटेक्ट करता है, लेकिन सिग्नल पानी के अंदर से आ रहा होता है। केट पानी में कुछ देखती है, तब अचानक नदी से एक मैसिव म्यूटेटेड मगरमच्छ निकलता है। ये तीसरा क्रिएचर होता है। मिलिट्री म्यूटेटेड मगरमच्छ पर हैवी वेपन से हमला करती है, लेकिन इस हमले का कोई असर नहीं होता और मगरमच्छ मिलिट्री व्हीकल को हवा में उछाल देता है। जॉर्ज और भेड़िए भी पूरे शिकागो में तबाही मचा रहे होते हैं। एक फाइटर प्लेन मगरमच्छ पर फायर करता है, लेकिन मगरमच्छ उसे तबाह कर देता है। अब शिकागो जंग का मैदान बन चुका होता है। डेविस समझ जाता है कि मिलिट्री इन क्रिएचर्स को रोक नहीं सकती। डेविस और केट एनर्जीन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। कर्नल ब्लैक के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा और उसने अपने आधे सैनिक खो दिए, तो उसने सबसे तबाहकुन ऑर्डर दिया खतरनाक बमबारी तैयार करने का। डेविस और केट एनर्जीन बिल्डिंग के सामने लैंड करते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के 85वें फ्लोर की लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जिसे CBI पहले ही खाली कर चुकी थी। केट बताती है कि RPG-19 असल इलाज नहीं है। ये क्रिएचर्स को आम साइज में वापस नहीं लाता, लेकिन ये उनके गुस्से को काबू में कर सकता है। अगर जॉर्ज को RPG-19 मिल जाए तो शायद वो अपने काबू में आ सके, लेकिन क्लेयर ने ज्यादातर प्रोजेक्ट डेटा खराब कर दिया होता है। केट लैब सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करती है। वो थर्मोस्टेट के छुपे हुए सर्वर बैकडोर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि CBI ने हार्ड ड्राइव्स साथ ले गया था। लेकिन बिल्डिंग का ऑटोमेशन सिस्टम अभी भी इंटरनल नेटवर्क से जुड़ा है। वो कामयाबी से क्रायो प्रिजर्वेशन इन्वेंट्री तक पहुंच गई और उसने RPG-19 नाम के कैनिस्टर्स ढूंढ लिए। लेकिन जैसे ही उसने RPG-19 को ट्रे से बाहर निकाला, दरवाजे से एक ठंडी आवाज गूंजी। क्लेयर गन पॉइंट पर केट से RPG-19 की डिमांड करती है। उसका चेहरा शांत होता है, जैसे शहर की तबाही का उस पर कोई असर ही नहीं।
डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे गोली मार देती है। डेविस गिर जाता है। केट डर से जम जाती है। क्लेयर RPG-918 ले लेती है और केट को जबरदस्ती अपने साथ चलाती है। ब्रेट पहले से ही डरा होता है। बिल्डिंग हिल रही होती है और क्रिएचर्स बिल्डिंग पर चढ़ रहे होते हैं। क्लेयर केट को बंदूक की नोक पर लेती है और छत पर बने हेलीपैड की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो चॉपर में बैठने वाले होते हैं, जॉर्ज पीछे से आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। केट भागती है लेकिन गिर जाती है। तभी वहां डेविस आता है और केट को बचा लेता है। केट के पास अभी भी एक RPG-19 होता है। डेविस और केट जॉर्ज को RPG-19 देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेयर उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है। अचानक डेविस जॉर्ज को बुलाता है और केट के हाथ से गन गिर जाती है। केट मौका देखती है, क्लेयर के बैग में RPG-19 डाल देती है और ठीक उसी वक्त जॉर्ज का विशाल एल्बिनो हाथ नीचे आता है। वह उस भ्रष्ट CEO को उठाता है और RPG-19 समेत पूरा का पूरा जिंदा निगल जाता है। डरपोक ब्रेट वाइडेन को लगता है कि वह इस मौत के खेल से बच निकला है। एजेंट हार्वे रसेल उसका रास्ता रोकता है और उसने वह लैपटॉप ले लिया था जिसमें एनर्जीन का सारा डेटा मौजूद होता है। RPG-19 10 मिनट तक अपना असर दिखाएगी। डेविस और केट छत पर एस्केप करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग हिल रही होती है। हेलीकॉप्टर तैयार होता है, लेकिन उसका टेल तबाह होता है। केट कहती है कि इस चॉपर को उड़ाया नहीं जा सकता। डेविस कहता है कि उन्हें उड़ना नहीं है, उन्हें क्रैश करना है, कंट्रोल्ड क्रैश। उसका प्लान मुश्किल होता है। बिल्डिंग गिरने वाली है और वो चॉपर को इतना उड़ाना चाहता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर राइड करने की कोशिश करेगा। एनर्जीन टॉवर गिर रहा होता है और डेविस का प्लान किसी आम एस्केप प्लान जैसा बिल्कुल नहीं होता। वो हेलीकॉप्टर को उड़ा नहीं रहा होता, बल्कि गिरती हुई बिल्डिंग के साथ उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। नीचे शिकागो का डाउनटाउन तबाहकून जोन बन चुका होता है। हर तरफ धूल, आग और तबाही होती है। वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं और हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ धूल होती है। डेविस जॉर्ज को देखता है। जॉर्ज अब शांत हो चुका था। डेविस उससे साइन लैंग्वेज में बात करता है। जॉर्ज डेविस को पहचान लेता है। डेविस जॉर्ज के साथ मिलकर दूसरे क्रिएचर्स को मारने के लिए जाता है और केट रसेल से कांटेक्ट करने के लिए मिलिट्री कैंप की तरफ जाती है ताकि वो खतरनाक बमबारी को रोक सके। जॉर्ज लड़ाई में कूद तो पड़ता है, लेकिन उस मगरमच्छ की लोहे जैसी सख्त खाल और उड़ने वाले भेड़िए की तेजी के सामने वह काफी छोटा था। भेड़िया हवा में उड़ते हुए अपने आरी जैसे दांतों से जॉर्ज के कंधों को चीर देता है। डेविस मलबे के बीच दौड़ता है, वहां छूटे हुए फौजी हथियार उठाता है और मॉन्स्टर्स के चेहरों पर हाई कैलिबर ग्रेनेड लॉन्चर्स से गोलियां चलाता है ताकि उनका ध्यान जॉर्ज से हटाया जा सके। उसी दौरान केट एजेंट रसेल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। रसेल कर्नल ब्लैक से बात करता है और उसे लाइव वीडियो देखने को कहता है। ब्लैक यह देखकर हैरान रह जाता है कि एक गोरिल्ला और एक इंसान शहर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। बेरहमी अब आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। डेविस हाई कैलिबर ग्रेनेड भेड़िया पर चलाता है ताकि वो जॉर्ज से हट जाए और मगरमच्छ की तरफ आ जाए। वह विशाल मगरमच्छ अंधों की तरह अपना जबड़ा बंद करता है, हवा में ही भेड़िए को दबोचता है और भेड़िए को अपने दांतों से चबाकर वहीं मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस जीत के बीच जॉर्ज बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मलबे का एक बहुत बड़ा लोहे का रॉड उसके जिस्म के पार हो जाता है। अब वह मगरमच्छ अपने पूरे गुस्से के साथ डेविस की तरफ मुड़ता है। ठीक उसी वक्त जब स्टेल्थ बॉम्बर के दरवाजे बम गिराने के लिए खुल रहे थे, जॉर्ज अपनी बची कुची पूरी ताकत इकट्ठी करता है। उस लोहे के रॉड को अपने जिस्म से बाहर खींचता है और उसे एक भाले की तरह सीधे मगरमच्छ की आंख के अंदर दे मारता है। वह रॉड सीधे उसके दिमाग के पार हो जाती है और वह एक 150 फीट लंबा राक्षस धूल छाटते हुए जमीन पर गिर जाता है। दोनों मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर कर्नल ब्लैक रेडियो पर चिल्लाता है और बम गिराने के मिशन को आखिरी सेकंड्स में अबॉर्ट कर देता है। फेडरल प्लाजा में अब बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था और हर तरफ धूल ही धूल थी। डेविस भागते हुए अपने जाइंट दोस्त के पास पहुंचता है जो मलबे के सहारे नीचे गिरा हुआ था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। केट भी उनके पास पहुंचती है। ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज ने अपनी आखिरी सांस ले ली है। डेविस पूरी तरह टूट चुका था और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने पूरी दुनिया को बचाया था। लेकिन अचानक जॉर्ज अपनी एक आंख खोलता है, जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था ताकि डेविस को परेशान कर सके। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।